देखिए, पहाड़ों पर बर्फ का उत्सव है और कुड़ियों हमारे पास यहाँ पर चाय है। बर्फ को देखने का मजा चाय के साथ आता है। तो कैसा फील हो रहा है शगुफ्ता इस बर्फ को देख के? यार मैं ये सोच रही हूँ कि ये लोग एंजॉय कैसे कर रहे हैं इतने टेम्परेचर में, इतने डिप होते टेम्परेचर में जाके उस मौसम का मजा। मैंने 2 बार देखी है। 2 बार देखी है, फिर मजा आया? दोबारा जाने का मन है? नहीं। श्वेता, आपका? देखिए, मुझे लग रहा है जो इसने सवाल किया था ना कल, उसका जवाब मिल चुका था। लेयरिंग, अच्छी लेयरिंग हो तो हर चीज का मजा हो सकता है। मुझे बर्फ देखते ही मन करता है कि मैं पहुंच जाऊं। आप वैसे माउंटेन, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। तो देख लीजिए, फिलहाल तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर ही बर्फबारी का मजा ले सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। गीतिका, आपका इलाका उत्तराखंड, गंगोत्री देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी जमकर हो रही है। इसके अलावा अनंतनाग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो पहाड़ों पर फिलहाल बर्फोत्सव चल रहा है। तो शुरुआत आज हम इसी से कर रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं कि किस तरीके से बर्फोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में भी हम और आप सभी लोग जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो बारिश का मजा ले रहे हैं। तो गलन वाली ठंड से लोगों को फिलहाल राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि शीतलहर की कोई आशंका अब फिलहाल नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला रह सकता है। और सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कश्मीर, जहां बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे गुलजार हैं। और चलिए सबसे पहले बर्फबारी की खुशनुमा तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आपके लिए लेकर आए हैं, वो दिखाते हैं जहां फिजाओं की रंगत बदल गई है। धरती की जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर घाटी एक बार फिर से चमकने दमकने लग गई है। देखिए, हर तरफ बर्फ का मानो साम्राज्य है। श्रीनगर, गुलमर्ग, बारामुल्ला हो या फिर अनंतनाग, यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहां पर बर्फबारी से हर तरफ सफेद चादर बिछी हुई है और इसी नेचुरल ब्यूटी को करीब से निहारने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। धरती की जन्नत का बदला नजारा, कश्मीर की रंगत में आया निखार। श्रीनगर से गुलमर्ग तक बर्फ का संसार। बर्फबारी से कश्मीर घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। स्विट्जरलैंड और यूरोप की सुंदरता को आईना दिखाती कश्मीर की ऐसी खूबसूरती सैलानियों को दीवाना बना रही है। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे इस नजारे को और भी दिलकश बना रहे हैं। तस्वीरें श्रीनगर की हैं। भारी बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। जहां तक निगाह जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों की छतों से लेकर गाड़ियों तक पर बर्फ का डेरा है। कश्मीर में पिछले 3 दिन से बर्फबारी का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पूरी कश्मीर की वादी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपट गई है और आने वाले दिनों में अब इस बर्फ से तापमान में दिन के साथ साथ रात में भी गिरावट आएगी। मौसम तो पूरी तरह से साफ हो गया है। अगर हम देखें कि किस तरह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है पूरे कश्मीर में इस बर्फबारी के साथ, लेकिन ठंड की लहर जो है कश्मीर के साथ साथ उत्तरी राज्यों में भी आने वाले दिनों में महसूस की जाएगी। बर्फबारी का ऐसा ही नजारा अनंतनाग में भी दिखाई दिया। यहाँ भी खूब बर्फबारी हुई है। नजारा ऐसा दिलकश कि आहें भरने पर मजबूर कर दे। लगता है जैसे कुदरत ने खुद से अपना श्रृंगार कर लिया हो। सड़कों से लेकर मकानों की छतों तक यहाँ बर्फ का कब्जा है। सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ढकी है। बर्फ के बीच गुजरती ये ट्रेन किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं लग रही। डोडा का नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा है। घर, पेड़, पहाड़ सब कुछ बर्फ से लकदक है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। परफेक्ट धूप निकल चुकी है डोडा में, बट अपर रीचेस में कल रात को स्नोफॉल हुई और लोअर रीचेस में बारिश हुई है। एक अच्छा मौका है, हम काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे। बर्फ, बर्फ और सिर्फ बर्फ। जिधर निगाह डालें वहाँ सिर्फ बर्फ का साम्राज्य ही है। बर्फ की सफेद चादर के बीच गुलमर्ग में सड़क तो मानो एक बारीक लकीर की तरह दिख रही है।
चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराकर घनघोर बर्फीले बादल ऊपर से नाजुक रुई सी कतरन जमीन पर गिरा रहे हैं। छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों के लिए तो ये नजारा रोमांच से भर देने वाला है। बर्फबारी के बीच सड़कों पर सैलानियों का आवागमन निर्बाध चलता रहे, प्रशासन ने इसके लिए भी इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नोफॉल के बाद चौकीबल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर जम्मू के कटरा से आई है। मां वैष्णो के दरबार में बर्फबारी की शुरुआत हो गई। बर्फबारी के बीच मंदिर की भव्यता और ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर घाटी में मौसम फिलहाल पर्यटकों पर मेहरबान रहने वाला है, यानी बर्फबारी का दौर अभी यूं ही चलेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मनाली हो या फिर कुल्लू, मंडी हो या फिर चंबा, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सैलानी खूबसूरत मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हर ओर बर्फोत्सव जैसा माहौल है। बिल्कुल, कारोबारी और बागवानी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी ने यहाँ के पर्यटन उद्योग और किसानों को नई ऊर्जा से भर दिया है। मनाली हो, शिमला हो या धर्मशाला, बर्फबारी से बदल गया है सबका नजारा। हर कोई इस नजारे को अपनी आंखों से यादों में उतार लेना चाहता है। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई बर्फ में जमकर खेल रहा है, जैसे पहाड़ों ने उनकी मुराद सुन ली हो और उनसे लुका छिपी खेलने के लिए बर्फ की ओट में छिप गए हों। बौद्ध दर्शन और पर्यटन की पहचान धर्मशाला भी इस वक्त बर्फबारी से नहा रही है। अब जरा इस नजारे को निहारिए, मानो आसमान से उतरकर बर्फ के फाहे जमीन पर चहलकदमी कर रहे हों। बर्फबारी ने मानो पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया है। पहाड़ों की रानी शिमला में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। यहाँ सीजन ने बर्फबारी की पहली सौगात दी है। ताजे बर्फ ने सैलानियों में भी ताजगी भर दी है। बेपरवाह बिंदास लोग सड़कों पर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इस नजारे को देखकर लगता है मानो आसमान से गिरती बर्फ की ठंडक उनके जोश की गर्मी से पिघल रही है। हर कोई इस नजारे को कैमरे में कैद कर रहा है। एक पल तो यूं लगता है जैसे ये जगह धरती पर नहीं, आसमान की किसी कोने में समाई हुई है। मनाली में भी सैलानियों के मन की हो रही है। सैलानियों का ये उत्सव देखिए, स्नोफॉल के बीच सेलिब्रेशन देखिए, एक दूसरे पर बर्फ की गोलीबारी हो रही है। मनाली में ये इस सीजन की पहली बर्फबारी है। बेशक इस बार इंतजार लंबा खिंचा, लेकिन इस बर्फबारी ने इन वादियों को खुशियों से भर दिया है। टूरिज्म के रिलेटेड हमारा सारा काम है। जैसे कि अब बर्फ हो गया यहाँ पर, तो अब हमें उम्मीद है कि अब मनाली में टूरिस्ट बढ़ेगा। बहुत अच्छा ओपन स्नो हमें देखने को मिल रहा है और एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे लग रहा है। तो ये स्नोफॉल देख के, जैसे कि मुंबई में तो इतनी गर्मी होती है, यहाँ पे आते ही हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ, वो स्टूडेंट की तो ये बकेट लिस्ट थी कि नहीं, ये बकेट लिस्ट हमारी पूरी हो गई। एंड लिटरली जब स्नोफॉल देखा तो बहुत सारे बच्चों की आंखें में थे लिटरली टीयर्स से कि ये लाइक अभी तो यहाँ पे आए तो हमको जैसे कि ना ये स्वर्ग है। मंडी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ शिकारी मंदिर, कमरूनाग मंदिर, निहरी, रोहांडा, पंडार, देवीदर, चौहारपाटी और इसके आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से यहाँ के किसान बागवान बेहद खुश हैं। मौसम ने पहाड़ों के साथ मैदानों का भी नजारा बदल दिया है। राजधानी दिल्ली भी बारिश से नहा रही है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों को बारिश भिगोने को तैयार है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल को लेकर भी मौसम विभाग ने कुछ ऐसी ही संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपका थंडरस्टॉर्म्स, बारिश सब कुछ चल रहा है। इसके चलते आपका दिल्ली में भी बारिश हुआ। थंडरस्टॉर्म्स भी आपका दोपहर से लेके रात तक चली है। मौसम के बदलते मिजाज में जहां एक और मस्ती है, वहीं थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का ये दौर अभी जारी रहेगा। उम्मीद है सैलानी पहाड़ों से बर्फ की सुनहरी यादें लेकर मैदानों में लौटेंगे और पहाड़ों का पर्यटन यूं ही बढ़ता रहेगा। धर्मशाला से अशोक रैना, मनाली से मनविंदर अरोड़ा, मंडी से धर्मवीर, शिमला से विकास शर्मा और दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
उत्तराखंड के भी ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की नेमत बरसी। यहां औली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी, धनौल्टी जैसे तमाम पर्यटन स्थल हैं जहां की खूबसूरती अच्छी बर्फबारी से और भी बढ़ जाती है। तो चलिए बगैर देर किए आपको उत्तराखंड की इन्हीं वादियों में लिए चलते हैं। ये उत्तराखंड की बर्फीली वादियां हैं। बर्फ से लदे पहाड़ बर्फीली दूधिया रोशनी बिखेर रहे हैं। सर्दियों वाली रंगत फिर हासिल कर ये पहाड़ सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उत्तराखंड में सैलानियों की पसंदीदा जगहों में से एक औली बर्फबारी की सफेदी के साथ चमक रही है। जाहिर है चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर घुमक्कड़ी का शौक रखने वालों को वहां पहुंचने के लिए उत्साहित जरूर कर रही है। बर्फबारी के बाद मसूरी का मौसम भी सुहाना हो गया है और सैलानी भी इन खूबसूरत वादियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। बर्फ के फाहे धनौल्टी पर भी नेमत के रूप में बरस रहे हैं। उम्मीद है सर्दियों का जाता हुआ सीजन और ये बर्फबारी हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के पर्यटन उद्योग को पंख लगाएगी। बर्फबारी का लंबे समय से इंतजार कर रहे टिहरी के लोगों को भी ये खुशी मयस्सर हुई, जिसको देख सभी चेहरों पर मुस्कान आ गई। कल शाम ढलते ढलते टिहरी जिले के निचले इलाके में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद ज्यादातर इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में आने वाला केदारनाथ इलाका भी बर्फबारी से गुलजार है, जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए लोग बाग पहुंचना भी शुरू हो रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद चमोली में भी मौसम ने करवट ली। यहाँ बद्रीनाथ में अच्छी खासी बर्फबारी हुई। बद्री विशाल के दर पर तो 2 इंच मोटी बर्फ जम गई है। जाहिर है इस बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की खोई रंगत लौट आई है। गंगोत्री और यमुनोत्री में भी बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ का मानो राज है। हालांकि दोनों धामों के कपाट बंद हैं, मगर प्रकृति का बर्फीला जश्न यहाँ जारी है। ये तस्वीरें मशहूर पर्यटन स्थल चक्राता के ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी की हैं, जहां लंबे इंतजार के बाद सीजन की पहली बर्फबारी हुई। तो जाहिर है इस मौसम में सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भी अच्छी बर्फबारी होने से मौसम तो ठंडा हुआ ही है, लेकिन साथ ही यहाँ उग रही फसलों को भी इस बर्फबारी से फायदा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के इन सभी ऊंचे इलाकों को लेकर भारी बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था, जो इन तस्वीरों के जरिए दिख भी रहा है। ऐसे में आप भी इन जगहों पर जाकर बर्फबारी का लुत्फ उठाएं, मगर अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चक्राता से टीना साहू, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कल वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया और देर रात ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया, जहां देर रात से ही तहखाने में विधि विधान से पूजा की गई। तो 30 साल बाद पूजा का अधिकार मिलने के साथ ही देर रात 12 बजे से लेकर 12:30 के बीच वाराणसी पुलिस प्रशासन ने व्यास जी के तहखाने को खोलकर पूजा पाठ कराई। हर हर महादेव। पूजा अर्चना का ये लम्हा 30 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है। वाराणसी की अदालत ने एक दिन पहले ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा से करीब 85 फीट दूर मिले फवारानुमा शिवलिंग के नीचे वाले तहखाने में भक्तों को पूजा पाठ करने देने का आदेश दिया था। अदालत के आदेश के बाद आधी रात को ही हाथों में पूजा की टोकरी लिए भक्तों की कतार भगवान के दर्शन के इंतजार में खड़ी हो गई थी और सुबह सुबह होते खबर आई कि पूजा का पहला विधान पूरा हो चुका है। वहाँ पर समझ लीजिए कि
5 पुजारी थे मंदिर के ट्रस्ट के, और व्यास परिवार के लोग वहाँ थे। आप लोग व्यास परिवार के सारे? जी, व्यास परिवार के लोग थे हम लोग। और जो है कि मुथा जैन जी थे अधिकारी, डीएम साहब थे आर एस लिंगम, और कमिश्नर साहब थे मंडलायुक्त। ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। अदालत के आदेश के कहे अनुसार प्रशासन तहखाने में बंद देवी देवताओं की पूजा अर्चना की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया था। रात करीब 2 बजे के आसपास जिला प्रशासन ने ऐलान किया कि अदालत के आदेश अनुसार तहखाने में पूजा पाठ के इंतजाम किए जा चुके हैं। 31 वर्षों से बंद तहखाने में भक्तों के आने जाने का रास्ता भी बनाया जा चुका है। उनके बाद देर रात व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की तस्वीर सामने आई और ये इलाका हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। इस तस्वीर में दिख रहा है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में तहखाने के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी अपने आराध्य की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। 30 बरस बाद भोलेनाथ के भक्तों को जैसे ही ये सौभाग्य मिला, उनके चेहरे खिल उठे। चेहरे पर दर्शन पूजन का संतोष दिखा और उम्मीद दिखी कि उनकी बाकी मनोकामनाएं भी जल्द पूरी होंगी। आज एक बहुत ही अद्भुत दिन है बाबा का, जो आज रात में पूजा पाठ भी यहाँ हो गया। कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना, 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। इतना अच्छा दिन है, जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, ब्याज का तखाना आज खुल गया, गेट लग गया। प्रशासन की बहुत चुस्त, हमारे योगी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आधी रात से शुरू हुआ दर्शन पूजन का ये सिलसिला सुबह और फिर दिन तक जारी रहा। आम भक्तों से लेकर साधु संत और महामंडलेश्वर तक दर्जनों लोग पूजन के लिए पहुंचने लगे। कई लोग सुबह सुबह हाथों में दूध भरा लोटा लिए मंदिर के गेट पर दिखाई दे रहे थे। ट्रस्ट के पुजारी माधव दत्त त्रिपाठी ने भरोसा दिलाया कि अदालत के फैसले के बाद अब आगे पूजा भव्य तरीके से होगी। अंदर हमको जाने कहाँ दिया गया था अब तक। अब आज से शुरुआत किए हैं। इसको मान करके हम घर पर ही रुद्राभिषेक किए थे बाबा विश्वनाथ को मान करके। अब एक आम दर्शक या श्रद्धालु समझना चाहे कि पूजा अर्चना आप क्या करेंगे वहाँ पर तहखाने में जाकर, जो जहाँ पर आइडल्स रखे हैं, क्या होगा? सब पहले पाद्यार्घ आचमनीय, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत आदि करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्पमाला देंगे, धूप दीप जलाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती भी होगी एकदम जोर। लगातार चलती रहेगी? लगातार चलती रहेगी, दफा दिन शास्त्रवत चलती रहेगी। सुबह शाम तो चलनी ही है और मध्याह्न में भगवान का भोग लगेगा। शयन आरती रात में हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ होगा? हाँ, वो भी जो है शयन आरती जो होगी वहाँ पर जो पूजा की प्रक्रिया है बाबा विश्वनाथ की वर्तमान में चढ़ी, सेम वही चलनी है, वही चलेगी। बाबा विश्वनाथ की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया वही चलेगी। व्यास जी की जो परंपरा है, जो व्यास परिवार है, बहुत सुंदर लोग पूजा कराते आ रहे हैं। वाराणसी की अदालत ने बुधवार को ही ज्ञानवापी परिसर में मौजूद नंदी की प्रतिमा से करीब 85 फीट दूर मिले फवारानुमा शिवलिंग के नीचे वाले तहखाने में भक्तों को पूजा पाठ करने देने का आदेश दिया था। अदालत ने माना था कि अंग्रेजों के जमाने से ही तहखाना व्यास परिवार के कब्जे में रहा है और व्यास परिवार ही वहां पूजा पाठ करता आया है। कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। व्यास परिवार का ये तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है। ज्ञानवापी के इस तहखाने में 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक वो लोग तहखाने में मौजूद प्रतिमाओं की नियमित पूजा किया करते थे, लेकिन 1992 में तत्कालीन यूपी सरकार ने उनके इस अधिकार को खत्म कर उन्हें पूजा के अधिकार से ही वंचित कर दिया था। आज वही तहखाना मंत्रों और घंटियों की आवाजों से गूंज रहा है और ये सब देखकर बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आनंद देखते ही बन रहा है। वाराणसी से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10 फरवरी के बाद वीआईपी लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आ सकते हैं और इन विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही ताकि वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो।
देखिए, व्यवस्था की बेहतरी के लिए ट्रस्ट ने एक खास समिति बनाई थी। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है, जिससे राम भक्तों के साथ साथ वीआईपीज रामलला के दर्शन का फायदा ले सके। श्री राम राम जय राम राम श्री राम 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 श्री राम। बालक राम की एक झलक पाने अपने आराध्य की अनुपम छवि निहारने देश भर से भक्तों की भीड़ अयोध्या खिंची चली आ रही है। लाखों भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं, अपनी बरसों पुरानी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इतनी भीड़ के बाद भी इतना बढ़िया करके दर्शन हो रहे हैं कि हम लोग बहुत अभिभूत हैं। हम लोगों के वहाँ पे आंसू निकल आए प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद। सभी लोग धन्य हो गए दर्शन करके। ऐसा अंदर ऐसा माहौल था कि बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं सभी के। जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, मन को इतना शांति का अनुभव हुआ जैसे कोई अद्भुत अलौकिक शक्ति वहाँ पर विराजमान है। और ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि रामलला से हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। साक्षात मूर्ति देख के ये प्रतीत होता है कि वो हमारे मन की बात को स्वतः ही समझ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और हर संभव कोशिश कर रहा है ताकि राम भक्त अपने आराध्य के सहज और सुलभ दर्शन कर पाएं। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या आ सकते हैं, लेकिन 10 तारीख तक सारे वीआईपी जो मूवमेंट थे वो सब रोक दिए गए हैं और सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है कि श्रद्धालु सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर पाएं। 10 तारीख तक अयोध्या में वीआईपी दर्शन पर रोक है, लेकिन इसके बाद एक समानांतर व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि वीआईपी मूवमेंट के बावजूद राम भक्तों को कोई कठिनाई ना हो और वो आसानी से रामलला के दर्शन कर पाएं। कोई भी वीआईपी के आने से किसी आम श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके हमने प्रबंध किए हैं। समानांतर व्यवस्था बनी रहेगी जिससे कि किसी को, जो हमारे लोग आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की, राम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भक्तों की तादाद यहाँ और बढ़ेगी, लिहाजा क्राउड मैनेजमेंट और दूसरी व्यवस्थाओं पर लगातार मंथन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, जिसने तिरुपति बालाजी समेत देश के प्रतिष्ठित मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इस कमेटी ने ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। जहाँ पर हर वक्त लाखों लोगों की भीड़ होती है, उसकी व्यवस्था अध्ययन करके उसके ऊपर पूरी कार्य योजना तैयार की गई। पुलिस प्रशासन भी हर दिन व्यवस्था का आकलन कर रहा है और सुविधाओं और सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटा है, ताकि अयोध्या आ रहे भक्तों को आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यहाँ की अद्भुत आवभगत का भी एहसास हो। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी रेलवे सतर्कता बरत रही है। तो क्या है ये आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जिसको देखकर आने वाले राम भक्त अपने को महफूज महसूस कर रहे हैं? इस रिपोर्ट से जानिए। जब से अयोध्या के नए राम मंदिर में रामलला विराजे हैं, तब से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और उनके सफर को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने भी कमर कसी हुई है। आस्था स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए श्रद्धालुओं की खेप रोजाना रामनगरी पहुंच रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद ऐसी ही ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये आस्था ट्रेन है जो हरिद्वार से अयोध्या आई है और उसके बाद अब ये वापस हरिद्वार जाएगी। राम भक्तों से भरी ऐसी ही ट्रेन हरिद्वार से अयोध्या पहुंची। अयोध्या परिसर में 4 स्टेशनों को चुना गया है, जहां पर ये आस्था स्पेशल ट्रेन आएंगी। इनके साथ ही रामलला के दर्शन के लिए वो लोग भी आ रहे हैं जो लंबे इंतजार के बाद अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं और इनकी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस पर है। इसलिए उच्च स्तरीय तकनीक का सहारा रेलवे पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। सिक्योरिटी व्यवस्था के लिए आरएफ ने इस तरह से कमान संभाली है और लगातार जो फिजिकल चेकिंग है उसके अलावा तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे
किसी भी अनहोनी को टाला जा सके और जो ट्रेन यात्री हैं यानी जो दर्शनार्थी ट्रेन से आ रहे हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाया जा सके। रेलवे पुलिस के अनुसार इन स्टेशनों पर सिक्योरिटी पैमाना अपग्रेड किया गया है, यानी यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार जो यात्री स्टेशन पर आ रहे हैं वो प्रॉपर सुरक्षा जांच से गुजरते हुए स्टेशन के अंदर प्रवेश करें। अयोध्या परिसर में 4 स्टेशनों को चुना गया है जहां पे स्पेशल ट्रेन आएंगी। ये सलारपुर, दर्शन नगर, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन है। लगातार ट्रेन्स यहाँ पर आ रही हैं जिनकी संख्या प्रतिदिन बदलती रहती है, कभी 4, 6, 8 इस तरह से डेली ट्रेन्स आ रही हैं और वही ट्रेन्स पूरे यात्रियों से भरकर जा रही हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा प्लेटफॉर्म पे। और यात्री काफी खुश भी हैं कि सुरक्षा बंदोबस्त से, और इस तरह से चारों स्टेशन पे हमने भीड़ को बांटा है ताकि एक स्टेशन पे कहीं ज्यादा भीड़ ना हो। बता दें कि सलारपुर, दर्शन नगर, अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम ये 4 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर लगातार आस्था स्पेशल ट्रेन यात्रियों को लेकर आ रही हैं और यहीं से ये ट्रेनें वापस यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता है, जिसे देखकर राम भक्त भी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं और यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह का कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि इस बजट में किसानों और नौजवानों में उम्मीद जगाने वाली कई योजनाओं का जिक्र जरूर है और साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रेजेंट द इंटरिम बजट फॉर 24-25। मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, नौजवानों और गरीबों को विकास की रफ्तार से जोड़ने की नई राह दिखाई है। बजट में टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन पूरे बजट में गरीबों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों पर ही फोकस दिखा। इस बजट में रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट का भी विस्तार किया गया है। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए गए, अब 2 करोड़ और घर बनेंगे। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। 1 करोड़ परिवार को मुफ्त सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त बिजली बेचकर साल में 15 से 20 हजार तक की आय होगी। 3000 नए ITI खोले जाएंगे, जिनमें 1,40,000 नौजवानों की ट्रेनिंग होगी। PM किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट को देश के मजबूत भविष्य की गारंटी बताया है। युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो DAP का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, PM मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। इस बजट के तहत वंदे भारत स्टैंडर्ड के 40,000 नए कोच सामान्य ट्रेनों में जोड़े जाएंगे, जिससे मुसाफिरों को बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बच्चों के साथ ऑनलाइन हो रहे शोषण और यौन अपराधों के मामलों में अमेरिकी संसद में सीनेट की जुडिशरी कमेटी के सामने मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग ने वहां मौजूद पेरेंट्स से माफी मांगी है। जकरबर्ग के अलावा वहां कई टेक कंपनीज के मालिक भी मौजूद थे। उन्होंने भी बच्चों के माता पिता से माफी मांगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, डिस्कॉर्ड और स्नैप पर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर बड़ा आरोप लगाया गया है। अमेरिका के कई स्टेट्स ने मेटा समेत टेक कंपनीज के खिलाफ मामले भी दर्ज करवाए हैं। इन कंपनीज पर आरोप लगा है कि उन्होंने जानबूझकर बच्चों की सुरक्षा खतरे में डाली। सोशल मीडिया माध्यम इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसके जरिए ही बच्चों की मानसिक सेहत बिगाड़ने, आत्महत्या के लिए उकसाने और शोषण का शिकार बनाने वाले तमाम फीचर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं।
बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा एनग्रॉस हो गए हैं और पूरे टाइम स्कूल के बाद या फिर कॉलेज के बाद हम देखते हैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ने उन्हें अपने एक तरह से चंगुल में ले लिया है और कहीं ना कहीं उसके पीछे इस तरह के ऐप्स हैं जो कि जिम्मेदार है। देखिए, माफी मांग लेना बहुत नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आप अगर माफी मांग रहे हैं तो कम से कम आप उसमें कुछ इस तरह के टूल्स भी डेवलप कीजिए जिसमें एटलीस्ट वो सारी चीजें हों, जिसमें ये डिफरेंशिएट किया जाए कि टीन एज या फिर किस एज ग्रुप का बच्चा उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख सकेगा या नहीं देख सकेगा। क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें अथाह कंटेंट मौजूद है और जो सभी के लिए एक्सेसिबल भी है। आई थिंक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस और ये इतना ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि वो भी एक डेंजर बन गया है। अब आप देखिए, आप रील बनाते हैं कि पिछले कई सालों से हमारी हो गया और वो रील्स जो हैं वो जो टीनेज बच्चे आजकल अपनी किताबें छोड़कर रील्स बना रहे हैं क्योंकि एक कमाई का साधन है। हम यहाँ से भी कुछ कमा सकते हैं। तो हम सुबह जो हमारी मॉर्निंग शुरू होती है वही तो सोशल मीडिया से होती है, चाहे हम हैं चाहे बच्चे, हम लोग भी तो सोशल मीडिया पे इतना डिपेंडेंट हो गए। बिल्कुल इन्फ्लुएंस है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि इससे जो एक्चुअल कंटेंट है और कहीं ना कहीं जो फोकस है इंसान का वो जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। बच्चे वो रील्स और शॉर्ट्स आजकल जो देखते हैं उससे क्या होता है कि आप ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते हैं और जो एक्चुअल कंटेंट आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो वो क्रिएटिविटी भी कम हो रही है। दो चीजें जो मुझे महसूस हुई है वो ये है कि एक तो कंफ्यूजन की स्थिति बढ़ी है और दूसरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वही सोशल मीडिया पे ही कंपटीशन हो रहा है क्योंकि रैट रेस हो गई है ना। आप सोशल मीडिया पर हैं, पेशेंस भी नहीं है ना। अब ये भी देख लीजिए शगुफ्ता, आजकल क्या देखिए, पहले हम डॉक्यूमेंट्रीज देख लिया करते थे, अब जब से रील्स और शॉर्ट्स आए तो हमें लगता है बस फट कर स्क्रॉल करते जाइए और बस उससे ज्यादा पेशेंस नहीं है। बिल्कुल, तो वो बड़ों में भी देखने को मिल रहा है और वो ट्रांसफर हो रहा है बच्चों में भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, दिल्ली वालों के लिए मेट्रो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया भर नहीं है बल्कि दिल्ली वालों के लिए मेट्रो उनका गुरूर है। पिछले 21 सालों से उनके सपनों को रफ्तार देती मेट्रो आज दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है। आपको बता दें कि मेट्रो प्रोजेक्ट के शानदार सफर और इसकी खूबियों को जानने के लिए आपके पास भी एक सुनहरा मौका है और सबसे खास बात मेट्रो चलाने का भी। आप मेट्रो पायलट नहीं हैं और इसके बावजूद भी आप मेट्रो चलाने का ख्वाब देखते हैं तो अब आपका ये सपना हकीकत बन सकता है। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी ने इंटरैक्टिव संग्रहालय प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ आपके पास दिल्ली मेट्रो के शानदार अतीत और बेमिसाल भविष्य से रूबरू होने का मौका है। अगर आप दिल्ली मेट्रो के इस एग्जीबिटर में आते हैं जो कि शिवाजी स्टेडियम जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर है, तो आपको पहली बार जो नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है, जो नया अनुभव होने वाला है वो ये है कि यहाँ पर एक सिमुलेटर बनाया गया है जहाँ पर आप खुद बैठकर मेट्रो कैसे चलाई जाती है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक डेमो मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ पे बैठ जाऊँ और फिर शुरू करें अगर इसको तो ये किस तरह से शुरू होती। देखिए, अब यही ठीक जैसा कि मेट्रो का ड्राइविंग कोच होता है वो है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस ड्राइविंग हैंडल को, तो मेट्रो आगे जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जो पूरा एक ड्राइविंग कोच होता है वो पूरा फील आपको यहाँ पर मिलेगा और जिस तरह से मेट्रो अलग अलग सुरंग से होकर गुजरती है वो सारा अनुभव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर कई सारी चीजें कर सकते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं जैसा वो ड्राइविंग कोच होता है बिल्कुल वैसा अनुभव आपको मिलता है। और देखिए, फिलहाल यहाँ से मैं इस जैसे ही इसे रोक रहा हूँ मेट्रो रुक रही है, जैसे मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ वो आगे चल रही है और बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा है। मतलब आपको पूरा यहाँ से आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसे मेट्रो को ड्राइव किया जाता है। ड्राइविंग सिमुलेटर पर मेट्रो चलाने का अनुभव बेहद खास है। दिल्ली मेट्रो का 21 साल का इतिहास अब तक दुनिया भर में बेजोड़ रहा है। डीएमआरसी के नए एग्जीबिशन में दिल्ली मेट्रो की इसी विकास यात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, डिजिटल टूरिस्ट मैप, इंटरैक्टिव क्विज मशीन, मेट्रो के रनिंग मॉडल, अंडरग्राउंड और एलिवेटेड ट्रैक्स को बड़े ही सलीके से दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है हमेशा से ये बताता है कि
कितना लोगों ने इसके लिए डेडिकेशन था, लोगों को जिन्होंने बनाया उस समय मेट्रो को शुरू किया, तो उसका पूरा हिस्ट्री अवेलेबल रहेगा म्यूज़ियम में। प्लस उसमें लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है मेट्रो की, टेक्नोलॉजी नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो निरंतर अपग्रेड करते रहते हैं, तो वो भी लोगों को अवगत रहेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। वो जो हमारी यंगर जनरेशन है, स्टूडेंट्स वाली, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको नॉलेज बढ़ेगी उनकी। और हम लोग अपना सिटी के तो कल्चर और हिस्ट्री के तो हम लोग पार्ट बन चुके हैं। मेट्रो को आज राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। साल 2009 को पटेल चौक स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय शुरू किया गया था। विजिटर्स के लिए संग्रहालय पहले से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बन रहे नए संग्रहालय की भव्यता लोगों को अलग अनुभव कराएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साल 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किया गया। हर साल 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मुंबई में इस अवसर पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोनों से कोस्ट गार्ड के जवान बाइक से यात्रा करते हुए मुंबई के नरीमन पॉइंट पहुंचे। इस रैली का उद्देश्य समुद्र में जीवन की सुरक्षा और स्वच्छ समुद्र तटों के महत्व के बारे में तटीय आबादी और मछली पकड़ने वाले समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाना था। साल 1977 ये वो साल था जब भारतीय समुद्री तटों की रक्षा के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किया गया था। ये वो साल थे जब सबसे ज्यादा समुद्री सीमाओं के अंदर स्मगलिंग किया जाता था और उसको रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किया गया था। 1978 में इसको आधिकारिक तौर पर इंडियन कोस्ट गार्ड बना दिया गया और उसके बाद हर साल 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। हर साल इस दिवस को बनाने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि किस तरीके से समुद्री तटों पर रक्षा करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड समर्पण की एक अलग चीज़ें लिखते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से पिछले कुछ सालों में इंडियन कोस्ट गार्ड का महत्व भी बढ़ा है। हर साल अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड के समर्पण को बताया जाता है। देखिए, कहते हैं जैसे मोहब्बत को नफरत दूर करने का जरिया बताया गया है, ऐसे ही फरवरी का महीना भी सूखी और चुभती ठंड को दूर करते हुए मानो राहत दे रहा है। हम इंतजार वैसे कर रहे हैं। क्या बात है श्वेता, वाह वाह। कम से कम कोहरे धुंध से जूझते उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कल से जो बारिश हो रही है उसको देखकर तो यही महसूस हो रहा है कि ये ठंडक अभी कुछ दिन और मेहमान रहने वाली है। देखिए, पहाड़ों की तो रंगत भाई इन दिनों देखने लायक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो रहा है। किसी को वहां की खूबसूरती निहारने के लिए उकसा देने का मन करता है। भाई ठंड भले ही बढ़ गई हो, लेकिन देखिए मौसम वाकई खुशगवार हो गया है और हमें यकीन है कि आप भी इस ठंड का पूरा मजा ले रहे होंगे। वैसे जाती ठंड में अपना ख्याल जरूर रखिएगा। चाय पकौड़े खाते रहिए, हमसे मिलते रहिए। कल मुलाकात होगी चाय पर चर्चा में।